Hello, my dear students. My name is Shyam Kishore, and you are watching Aspirants Aboard. गाइस, प्रोनाउन के दो लेक्चर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको थर्ड लेक्चर पढ़ा रहा हूं प्रोनाउन चैप्टर का। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन की मैं बात करने वाला हूं आज। और प्रोनाउन में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी हमारे सिंगुलर या प्लूरल वर्ब में जो कंफ्यूजन होती है और आगे सेंटेंस में जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, उसमें जो जो कंफ्यूजन होती है उससे रिलेटेड पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज आप लोग जो है पूरा सेशन बहुत ही समझदार, बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कराऊंगा और मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के ही होंगे और उसके बाद क्विज भी कराऊंगा। उसके अलावा भी मैं आज चाहूंगा, बाकी हर टॉपिक पे मैं ये बात नहीं कहता हूं, बस इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको, मैं आपको 100% ये बात कहना चाहता हूं कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो उतनी आपकी मास्टरी होगी इस कॉन्सेप्ट में, है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा समझते हैं हम बात को। देखो, जिस तरीके से मैं आपको अभी बताने वाला हूं इस तरीके से बुक्स में नहीं मिलता है ना। तो मैंने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल में करके आपको दिखा रहा हूं। आप उसको ध्यान से देखिए, वहां से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। वैसे देखो, प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल में बांटने का जो काम है ऐसा किसी भी बुक में नहीं किया हुआ है ना। नॉर्मली हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को सिंगुलर प्लूरल में रखते हैं। बट अगर मैं पूरे प्रोनाउन का जो पूरा क्लास है मैं उसकी बात अगर करूं तो उसके 8 या 9 टाइप्स बन जाते हैं, जो कि उतने टाइप्स पढ़ना अलग अलग बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्या बोले उसको, कंपलसरी नहीं है यार कि कितने टाइप्स का प्रोनाउन होता है इतना पढ़ना। ठीक है, कुछ टाइप्स के प्रोनाउन हैं जिसको अलग से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस दैट एंड दिस दोज, उसके बारे में थोड़ी बात करनी पड़ेगी। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हु, हुम, विच, दैट, है ना, बट, एज, बहुत सारे होते हैं। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, तो ये जो 3 तरह के प्रोनाउन है इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। इसके अलावा जो प्रोनाउन बचे वो उसको हम लोग एक काम करते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हैं और उसको आराम से पढ़ते हैं, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो अब इसको किसी बुक से वेरीफाई मत करने लग जाइएगा कि सर ऐसा तो किसी बुक में लिखा नहीं है, आप क्या बता रहे हैं। बट फिर भी फायदा होगा आपको और आप 100% आप क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी है भाई। तो ध्यान दीजिएगा जरा, मैं आपको बोलूं ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, 3 वर्ड्स आर देयर, ईच, ईदर, नीदर। एंड आई से यू, आपको अगर याद हो तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था केसेस, जब मैं पढ़ा रहा था नाउन में, तो मैंने आपको ये सेना जो शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे कि आप आराम से याद कर सकते हो, मैंने आपको ये जरूर बताया हो, ये मैंने आपको 100% वहां पे बताया था। यहां एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब सम है और सम से 2 वर्ड बनेंगे बेटा, समवन एंड समबडी। बनता तो समथिंग भी है, उसको मैं यहीं पे याद करा देता हूं बट समथिंग को, लेकिन समथिंग जो है ना, जो मैं अभी कहना चाहता हूं, समथिंग भी सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समथिंग भी सिमिलर है, थिंग वाले भी जो भी, जैसे यहां पे एवरी है तो बेटा एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, है ना। एन है तो नो वन, नो बडी एंड नथिंग। एनीवन तो एनी, एनीवन, एनीबडी एंड एनीथिंग। तो ये टोटल कितने हो गए, मतलब कि 3 4 12, टोटल 12 प्रोनाउंस होते हैं यहाँ पे। बट थिंग वाले जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग एंड एनीथिंग। थिंग तो उसमें लगा ही हुआ है ना, तो वो तो नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज है सिंगुलर, इसमें कोई गलती नहीं है, सिंगुलर ही है 100%। एंड देयर इज अ वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा वर्ड है, दिखता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, समझिएगा बात को। एंड दैट वर्ड इज ONE, वन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वन का। ठीक है, इतने सारे के सारे हमारे जो प्रोनाउंस हो गए ना, इनको सिंगुलर ट्रीट करिए, बस याद रखिए सबको।
सेना याद रखो, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी। ठीक, थिंग वाले भी सिंगुलर हैं, बट थिंग वाले क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसके बदले में फिर से अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़े, फिर से पॉसेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़े, तो हम पर्सन वाले केसेस को लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं थिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज है सिमिलर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वन सिमिलर है, ईच, इधर, नीदर, ये सिमिलर है। ठीक है, अब समझिएगा, यहां पे मैं आपसे बात करूं, दो तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। अगर सेंटेंस में वर्ड्स आते हैं तो दो तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। सबसे पहले जो सबसे पहला स्ट्रक्चर वो क्या होगा कि इसके तुरंत बाद में, क्योंकि देखो ये प्रोनाउंस हैं इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं, ये प्रोनाउंस हैं इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके जस्ट बाद में वर्ब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बाद वर्ब आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड्स हुए। अगर ये फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले वर्ड्स हुए तो भी ये सब्जेक्ट ही कहलाएंगे और यही डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, आगे क्या वर्ब होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? जैसे फिर से देखो, अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो इस बात को तो मतलब क्या बोलूं मैं यार, इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट बनने का जो दो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, या तो वर्ब के पहले या फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले। या तो मैं ऐसे लिखूं कि इच मस्ट कैरी हिज आईडी कार्ड। ठीक, यहां भी ईच सब्जेक्ट है क्योंकि मस्ट वर्ब है। या तो मैं ऐसे कहूं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी, सेम सेंटेंस अगेन, मैं आगे कंटिन्यू करूं, यहां भी ईच सब्जेक्ट है, यहां भी ईच सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनने का दो तरीका हुआ कि नहीं हुआ बोलो, है ना? सब्जेक्ट बनने का दो तरीका हुआ, या तो वर्ब के जस्ट पहले या फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये भी एक तरीका है कि ऐसे आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट हैं इसलिए ये फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे के सारे वर्ड्स अगर कभी ऑफ के पहले दिखे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ ही होता है, इसलिए मैं ऑफ ही लिखना चाहता हूं। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन है, सही है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बोलो बेटा? ऑब्जेक्ट आता है। ये रूल मैं पढ़ा चुका हूं प्रीपोजिशन लेक्चर नंबर 1 में। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये सब मैं आपको बता रखा हूं पहले। तो ऑफ के जस्ट बाद, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो कुछ भी आएगा वो प्लूरल होगा, यानी प्लूरल ऑब्जेक्ट एक तरीके से बोल सकता हूं मैं। प्लूरल ऑब्जेक्ट बोलने से अच्छा है मैं सीधा आपको लिखता हूं कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस आएंगे। ठीक है, प्लूरल आएंगे, ये बात ध्यान रखना है आपको। प्लूरल आएंगे कैसे? जैसे ईच ऑफ हिम, ऐसा होगा क्या? ईच ऑफ क्या होगा? देम होगा, अस होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, यानी जो भी होगा प्रोनाउन होगा तो भी प्लूरल होगा। हिम तो नहीं हो सकता ना, ईच ऑफ हर नहीं हो सकता। ईच ऑफ यानी उनमें से प्रत्येक। यार अगर वो एक ही है तो उनमें से प्रत्येक कैसे बोलेंगे? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली बात है। अगर मैंने कहा कि एवरी वन ऑफ, यानी एवरी वन ऑफ यानी उनमें से एक, तो अगर वो प्लूरल नहीं है, वो ज्यादा नहीं है, तो उनमें से एक बोलने का कोई मतलब रह गया क्या? नहीं रह गया। यानी कि 100% यहां पे प्लूरल नाउन प्रोनाउन आना ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब की पोजीशन यहां है और यही वो जगह है जहां आपसे होगी गलती। ध्यान रखिएगा, यही वो जगह है जहां आपसे होगी गलती। क्यों गलती होगी? क्योंकि बेटा दिखेगा ऐसे, ये देखो, ईच ऑफ द बॉयज, और यहां पे आर होगा या इज होगा और आगे सेंटेंस है, और आपको लगेगा बॉयज के हिसाब से आर सही है, लेकिन ये गलत है, इज होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अभी भी क्या है? ईच है। सब्जेक्ट अभी भी क्या है बोलो? ईच है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए ईच ऑफ द बॉयज अभी भी क्या होगा? इज ही होगा, है ना। ईदर ऑफ द रोड्स इज होगा, ईदर ऑफ द रोड्स होगा, यानी रोड को तो प्लूरल होना पड़ेगा, यानी दोनों में से कोई एक, तो वो दोनों तो प्लूरल होंगे। ईदर ऑफ द रोड्स इज लीडिंग टू द स्टेशन, है ना। ईदर ऑफ द रोड्स इज लीडिंग टू द स्टेशन। तो इस तरीके से आप बात को समझिए कि इन सारे वर्ड्स जब भी सेंटेंस में आपको दिखेंगे, या तो इसके जस्ट बाद एक वर्ब आएगा, और क्योंकि ये सारे के सारे सिंगुलर हैं इसलिए 100% वो जो वर्ब होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। यानी इसके साथ अगर मैं वर्ब लगाना हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसके बाद अगर ऑफ आया यानी कोई प्रीपोजिशन आया तो भी ये सब्जेक्ट ही बनेंगे। उसके बाद नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन उसके बाद का जो वर्ब है बेटा वो 100% सिंगुलर आएगा,
क्योंकि वर्ब कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट डिसाइड करता है, और इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट यही वर्ड्स होंगे। इज इट क्लियर? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ये है। बट क्या है कि सेंटेंस में, अब देखो समझिए प्रॉब्लम कहां है ना? कोई कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ना है? वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है? समझिएगा बात को। मैंने एक सेंटेंस बोला कि इस क्लास की हर लड़की ने अपना काम कर लिया है। इस क्लास की हर लड़की ने अपना काम कर लिया है। तो मैंने कहा ऑब्वियसली क्लास में 2 से ज्यादा ही बच्चे होते हैं, इसलिए हम एवरी का जो भी एवरी वाले वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ईच का यूज हम टू मतलब ईच का यूज भी कर सकते हैं। ईच का यूज कब कर सकते हैं? तो ईच का यूज 2 या 2 से ज्यादा हो 2 प्लस पे। बट एवरी या एवरी से रिलेटेड जो भी वर्ड है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, इसका यूज हम 3 प्लस पे करते हैं, यानी कम से कम 3 होना चाहिए। क्लास की बात है तो अंडरस्टूड है कि 3 या 3 से ज्यादा ही बच्चे होंगे। ठीक है, 2 से तो ज्यादा होंगे 100%। तो मैंने क्या बोला, मैं ईच भी बोल सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ईच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूं? एवरीवन भी बोल सकता हूं। ऑब्वियसली मैं एवरीबॉडी भी बोल सकता हूं, मैं एनीवन भी बोल सकता हूं, एनीबॉडी भी बोल सकता हूं। कभी भी ये मत समझिएगा कि ब्रह्मा की लकीर है बस यही सही है, ये गलत है। एक जगह पे एक से ज्यादा वर्ड सही हो सकते हैं, पर जो भी मैं यहां पे बोलूंगा, आगे मैंने कहा ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। ठीक, नाउ वी नीड अ वर्ब। अपना काम कर लिया है, हाँ, या डन या कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, सो ईच ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास और एवरी वन ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, है ना, और एनी वन ऑफ द गर्ल्स, इस तरह सेंटेंस बना के बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समथिंग कंप्लीटेड समथिंग वर्क। अब समझिएगा, यहां पे हमें वर्क चाहिए, यहां पे वर्क चाहिए, तो वर्क कौन डिसाइड करेगा? तो बेटा देखो, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, बट फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले, यानी सब्जेक्ट तो सारे के सारे यही है, फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी ये वर्ड वर्ब डिसाइड करेगा, तो वर्ब तो हैज ही होगा, हैव तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कंप्लीटेड। अब यहां पे हम क्या लिखें? क्या हम हर लिखें, या देयर लिखें, या हिज लिखें? तो सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि सर हिज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिन जेंडर। ये क्लियर है सेंटेंस में कि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस में क्लियर है कि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हिज तो बिल्कुल नहीं होगा सर, या तो देयर या तो हर। इसमें फंस गए हम आके, अब हर होगा या देयर होगा। तो बेटा देखो, बहुत सारी जगह पे, और एक बहुत अच्छे राइटर ने, अजय कुमार सिंह ने अपने बुक में साफ साफ लिख रखा है कि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस के लोग देयर और हर दोनों को सुटेबल मानते हैं, बोलने के समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे लिए कौन सी चीज सही होगी या कौन सी चीज गलत होगी, ये जो हम एज्यूम करेंगे ना, उसका बेसिस क्या होगा? उसका बेसिस होगा कि एसएससी जो है ना, एसएससी या बैंकिंग एग्जामिनेशन, ये किसको सही मानते हैं। और जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हम सिंगुलर को ही सही मानेंगे। यानी कि ये बात हुई कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, यही वर्ब भी डिसाइड करेगा। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, वर्ब के लिए भी वही बात है, और आगे आने वाले किसी भी पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी, उसके लिए भी बात वही है। यानी कि यहां भी क्या होगा, ये गर्ल्स डिसाइड नहीं करेंगे, दिस क्लास डिसाइड नहीं करेगा, ईच एवरीवन, या जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा। एंड दैट्स व्हाई वी शुड गो विद हर, नॉट देयर। ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। कहीं से भी कोई एग्जांपल दिखे, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। 100% सही मानिए, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एंड द सब्जेक्ट विल डिसाइड द वर्ब or any other thing that comes in the sentence, like possessive adjective, like possessive pronoun, or object or reflexive pronoun whatsoever. Clear? Is it clear? So very good. गर्ल्स था तो हर हो गया, और ये बताने में कोई, अब देखो, कोई रॉकेट साइंस इसमें बचा नहीं है कि अगर यहां बॉयज होता तो क्या हो जाता? हिज हो जाता। क्लियर है? बट बेटा एक बात बताओ, अगर यहां पे स्टूडेंट्स होता तो क्या होता? समझिए बात को, गर्ल्स है तो हर हुआ, ठीक है, मिटा देता हूं। ठीक, समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिया है। जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल ऑन यूट्यूब आई एम टीचिंग यू, इसमें बहुत सारे फायदे हैं, है ना। जैसे मैंने एक कमेंट देखा था कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो बेटा इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऊपर जो ट्रिपल डॉट वाला बटन होता है, वहां से जाके आप वीडियो की जो स्पीड है उसे कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो।
तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का ये फायदा है ना, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, आप कहीं भी पॉज करके सेंटेंस नोट कर सकते हो, तो ये थोड़ा फायदा है ना। और जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसका अपना अलग फायदा है, आप सामने सामने डाउट पूछ सकते हो, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा था कि सर आप बहुत थोड़ा तेज हो रहा है सब कुछ, थोड़ा धीरे करिए। तो बेटा आपके लिए है कि आप थोड़ा 0.75 स्पीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है, आपको सब कुछ सही लगेगा, ठीक। तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे स्टूडेंट्स लिखूं तो यहां पे क्या होगा, हिज होगा, हर होगा या देयर होगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तब आपको हिज के साथ जाना पड़ेगा, देयर तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। देयर क्यों होगा, देयर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईच एवरीवन, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट हैं और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर डिसाइड करेगा। सो 100% वी शुड गो विद व्हाट, हिज। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर मैस्कुलिन जेंडर क्लियर है सेंटेंस में, यानी बॉयज होता, तो आप मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी सेंटेंस में जरूरत है वो आप लगाएंगे। अगर फेमिनिन जेंडर हुआ तो आप फेमिनिन जेंडर वाले वर्ड्स के साथ वर्ड्स को प्रेफर करेंगे। बट इन केस अगर वो कॉमन जेंडर हुआ, इन केस अगर वो क्या हुआ, कॉमन जेंडर हुआ, तो आप किसके साथ जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देंगे। क्या करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के जो वर्ड्स हैं उसको क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो स्टूडेंट्स हो, चिल्ड्रेन हो, ऐसा कुछ भी लिखा हो, है ना, टीचर्स, डॉक्टर, जो कॉमन जेंडर के वर्ड है, तो आप उसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के पॉसेसिव्स को या उसके ऑब्जेक्ट्स को या उसके वर्ड्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। ये हमारा कंप्लीट रूल है, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं आपको ये बता रहा था कि वन जो है, ये जो वर्ड है वन, ये हमेशा अपने अकॉर्डिंग फॉर्म लेगा। यानी वन को अगर फॉर्म लेना है, मैं इस वन की बात करूं, मैं बाकी सबको एक बार ओमिट कर देता हूं यहां से, आप थोड़ा समझिएगा कि अगर वन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो अगर बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए तो वन ही आएगा, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो वंस आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो क्या आएगा, वन सेल्फ आएगा। यानी वन हमेशा अपना फॉर्म खुद लेगा, लेकिन बाकी जो वर्ड्स है उसके लिए ही और शी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म चलेगा। यानी हिज होगा या हर होगा, हिम होगा या हर होगा, हिमसेल्फ होगा या फिर हर सेल्फ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो, क्लियर है। तो ये हमारा सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन। देखो इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है, इसको छोटी बात मत समझिएगा, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। अब ऐसा लगेगा ना सुनने में कि सब कुछ एकदम सही है, बट हिज गलत है, क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए, ठीक है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है। वन मस्ट लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। इजी है अगर एक बार आपको ध्यान रहे तो, और ध्यान नहीं रहे तो फिर मुश्किल है, आप गलत ही करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप गलत ही करके आएंगे, ठीक है। छोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि इतना इजी सेंटेंस होगा, आपको आपसे छोड़ा ही नहीं जाएगा, सेंटेंस स्किप नहीं किया जाएगा आपसे। ध्यान दीजिएगा, ये हमने सिंगुलर के लिए पढ़ा। सेकंड जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं वो पॉइंट क्या है, प्लूरल के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लूरल में क्या क्या वर्ड्स आएंगे, तो देखो बेटा, बोथ, ऑल, ठीक है, एंड, और क्या वर्ड्स आएंगे बताओ, एनी, सिर्फ एनी की बात है, और क्या वर्ड्स आएंगे, और बताइए, मेनी, ठीक है, बोथ, ऑल, एनी, मेनी, एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे सम हो सकता है ना, जैसे सम हो सकता है एक वर्ड, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर इन वर्ड्स को, अगर ये भी प्रोनाउन की तरह यूज हो सकते हैं, ये प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर इनके तुरंत बाद हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, अगर हमें तुरंत बाद इनके वर्ब चाहिए, तो इनके बाद हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एंड इसका जो डिटेल है ना, वो मैं आपको डिटरमाइनर, जब मैं एडजेक्टिव चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूंगा, तो एडजेक्टिव में इससे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, ठीक है, वेरियस, न्यूमरस, ठीक, बहुत सारे वर्ड्स वहां पे आते हैं। इनफैक्ट सम के साथ, एनी के साथ भी केसेस थोड़े थोड़े अलग हैं, ठीक है। क्या केसेस अलग हैं, तो सम और एनी के साथ केसेस ये अलग है कि काउंटेबल के साथ थोड़ा सा अलग रूल होता है, अनकाउंटेबल के साथ थोड़ा अलग होता है। बट फिलहाल हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड कि ईच ऑफ द बॉयज, तो सम ऑफ द बॉयज, तो इस तरह की एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से कंटेक्स्ट को समझिए, ठीक है, कंटेक्स्ट को समझिए जरूर। यहाँ पे बोथ, ऑल, एनी, मेनी, सम, इट, यानी कि इस तरह के अगर प्लूरल वर्ड्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक।
तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। और अगर सेंटेंस में आगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है, इसलिए सेंटेंस में आगे अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा कुछ जरूरत पड़े तो हमें दे के फॉर्म लेने पड़ेंगे। इस बार हिज या हर से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वही एग्जाम्पल को दोबारा से देखूं, एक बार ध्यान देना, वही जो मैं एग्जाम्पल मैंने ईच के लिए लिया था, अगर मैं ये कहूं कि ऑल ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, तो यहां पे 100% हैव होगा, अब यहां पे हैज नहीं होगा। सो ऑल ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास हैव कंप्लीटेड, और यहां पे अब हिज हर का कंफ्यूजन नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या यूज करना है, देयर होगा, देयर वर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला वर्ड प्लूरल हो चुका है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब हो या फिर कुछ भी हो, वो ऑल ही डिसाइड करेगा, और ऑल प्लूरल है इसलिए सब कुछ क्या होना चाहिए, अब ऑल होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ऑल प्लूरल है, लेकिन 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 आप एक बार ये देखेंगे, हम लोग ऑल इज वेल बोलते हैं, ऑल इज वेल बोलते हैं, ऑल आर वेल नहीं बोलते हैं। मतलब अनकाउंटेबल जब लगेगा, वही मैं आपको चीज बताने वाला था, वही मैं आपको चीज बता रहा था कि जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अनकाउंटेबल, देखो मैं यहां अनकाउंटेबल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं उसी तरह के एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं जिस तरह के एग्जांपल्स अभी सिमिलर वाले प्रोनाउंस के साथ मैंने देखे थे। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो वहां भी इज आता है। रीजन है उसका, क्योंकि हम अनकाउंटेबल चीजों की बात करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाते, हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इज इट ओके? जब हम अनकाउंटेबल वर्ड्स की बात करते हैं तो हमारा वर्ड्स कैसा होना चाहिए, बोलो? प्लूरल होना, सिंगुलर होना चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल तो वहां पे आता ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, यहां पे अगर मैं ध्यान दूं कि इसके बाद अगर फिर से ऑफ आ जाए तो भाई नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होना ही है, नाउन हो या प्रोनाउन हो वो तो प्लूरल होगा ही। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द गर्ल्स आया, गर्ल्स की जगह पे अस होता या देम होता, क्या किसी भी कीमत पे हिम होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि ऑल ऑफ क्या होगा, हमेशा प्लूरल ही आएगा, ये तय है, प्लूरल ही आना चाहिए, ये तय है भाई। ठीक है, तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब चाहिए होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात और है, क्या यहाँ का प्लूरल वर्ब इसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ का जो प्लूरल वर्ब है वो फर्स्ट प्रीपोजिशन के जस्ट पहले यानी इन वर्ड्स की वजह से यहाँ का जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। एंड अगेन द सेम थिंग, these words are treated as subject in this sentence। इस फॉर्मेट पे सब्जेक्ट है, और ये सिर्फ वर्ब प्लूरल नहीं करेंगे, बल्कि बाकी भी जो भी चीजें सेंटेंस में आनी चाहिए वो सारी की सारी भी चीजें जो है प्लूरल होनी चाहिए, यानी कि दे से रिलेटेड फॉर्म ही वहां पे आना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सिंगुलर वाला देखा आपने, प्लूरल वाला देखा, वन को मैंने अलग से बताया। अब एक पॉइंट बस है, बोथ को मैं अलग से बताता हूं, मेरी बात समझिएगा बस। ठीक है, मैं बोथ को अलग से बताता हूं, समझिएगा बात को, क्योंकि बोथ के साथ थोड़ा सा केस है ना, बोथ के साथ थोड़ा सा केस है, मैं उसको अलग से बता देता हूं आपको। एक मिसकंसेप्शन है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बोथ के साथ। लोग ऐसा सोचते हैं कि बोथ जो है वो एक निगेटिव वर्ड है, बहुत बच्चों को मैंने ऐसा सुनते हुए देखा है, तो समझिएगा थोड़ा बात को। देखो, बोथ वर्ड का पूरा आज कंप्लीट करते हैं, इसके अलावा बोथ में कुछ बात है नहीं। ठीक, जितनी बातें हैं सब मैं बता देता हूं। बोथ का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों, यानी कि बोथ का यूज तब करेंगे जब दो ही हो, दो से ज्यादा या दो से कम पे बोथ का यूज नहीं करेंगे। ओके, बोथ का मतलब भी दो और बातें भी दो ही इंपॉर्टेंट, याद रखो। बोथ का मतलब भी दो है और बातें भी दो ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि बोथ के साथ हमेशा हम एंड का यूज करते हैं अगर कंजंक्शन की जरूरत हुई तो, है ना। इफ कंजंक्शन इज नीडेड, ऑब्वियसली इफ कंजंक्शन इज नीडेड, अगर कंजंक्शन की जरूरत है तो हम बोथ के साथ 100% एंड लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं। जैसे बोथ रमेश एज वेल एज सुरेश, तो सही लग रहा होगा आपको सुनने में जो चीज सुनने में सही लगे बस वही एरर खतरनाक है। सो बोथ रमेश, देखो कंजंक्शन की चीज है, मैं यहां कंप्लीट करना चाहता हूं। बोथ के साथ हमेशा पेयर बनेगा एंड का, बोथ रमेश एंड सुरेश, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, वहां पे अलोंग विद, एज वेल एज, कुछ भी लिखोगे गलत होगा। पहली बात तो ये होगी। सेकेंड चीज, बोथ वर्ड जिस सेंटेंस में आएगा वहां नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी बोथ और नॉट एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। और जनरली जब भी ऐसा होता है कि किसी वर्ड के साथ नॉट नहीं आ सकता तो हम लोग ये समझते हैं कि वो जो वर्ड है वो खुद में निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला नीदर के साथ क्या नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता। ठीक है, नन के साथ नॉट नहीं आ सकता,
नो, नॉट, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इनके साथ नॉट नहीं आता। रीजन क्या है? ये जो वर्ड्स है ना, इनमें खुद ही निगेटिव सेंस होता है, खुद ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, खुद ही अनटिल, अनलेस, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। बट यहां नॉट नहीं आने का रीजन ये नहीं है कि बोथ नेगेटिव है। यहां नॉट नहीं आने का रीजन ये है, समझिएगा बात को, बोथ ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वर्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर इट, बोथ इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो फिर नॉट क्यों नहीं आता? देखो, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों, और नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। और दोनों नहीं के लिए हमारे पास पहले से ही एक शब्द है, क्या? नीदर। तो हम दोनों नहीं के लिए बोथ नॉट क्यों लिखेंगे? आप मेरी बात समझे कि नहीं? सो वी ऑलरेडी हैव अ वर्ड दैट मीन्स द सेम एंड दैट कैन एग्जैक्टली रिप्लेस बोथ प्लस नॉट, एंड दैट इज व्हाट? नीदर। सो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे बोलूं कि बोथ आर नॉट कन्विंस्ड, ठीक है, या बोथ आर नॉट प्लेइंग, या कन्विंस्ड, कुछ भी लिखूं अगर मैं, तो आप देख रहे हैं कि दोनों कन्विंस्ड नहीं है ना? बोथ आर नॉट कन्विंस्ड या बोथ आर नॉट प्लेइंग, दोनों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां बोथ और नॉट, दोनों नहीं खेल रहे हैं, तो दोनों में से कोई नहीं खेल रहा है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि नीदर इज कन्विंस्ड। ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत है। आप मेरी बात समझिए। तो क्या मैं ये कहूंगा कि बोथ नेगेटिव वर्ड है? जी नहीं, बोथ नेगेटिव वर्ड नहीं है। बोथ के साथ नॉट इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बोथ और नॉट को एग्जैक्टली नीदर से रिप्लेस कर सकते हैं, नीदर का मतलब वही होता ही। ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जब आप बोथ और नॉट को नीदर से रिप्लेस करेंगे तो आपको सिर्फ वर्ब नहीं, मतलब कि सिर्फ इनको रिप्लेस नहीं करना, आपको वर्ब भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ तो प्लूरल है बट नीदर क्या है? सिंगुलर है। तो मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पे क्लियर होगी आपको। इज इट क्लियर गाइस? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, थोड़ा ही रखना चाहता हूं। इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो आपको गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें, और जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज की क्विज में भी थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूं, है ना? तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने कि ड्यूरिंग द मीटिंग ही डिस्कस्ड ईच ऑफ द सजेशंस एंड हाउ कुड दे बी इंप्लीमेंटेड। सो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, है ना? ऑप्शंस जो भी हो यार, एरर का क्वेश्चन होता तो भी आपको आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए था कि आप इसको कर सकते हो। एक तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आज के बाद ये बात कभी, कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्योंकि एग्जाम में पंक्चुएशन का एरर नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक ही पहचान है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान है, और वो पहचान ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। बस इतने बात आपको याद रखना है भाई। अगर आप इस बात को भूल जाएंगे तो आप बहुत सारी गलतियां कर देंगे। ठीक है, नरेशन से लेकर एरर के क्वेश्चन में हर जगह आप गलती कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और अकेली पहचान, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। ठीक है, इसका उल्टा भी सही हुआ ना, वाइस एंड वर्सा बोलते हैं ना, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि असर्टिव होना चाहिए, यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव होना चाहिए। अब सबसे पहली बात, इस सेंटेंस में क्या लास्ट में इंट्रोगेटिव है? क्या लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है? नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो कुड आपने दे के पहले लिखा है तो गलत है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें कुड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले लिखा है तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आया भाई आपको। दूसरा देखो, ये तो एक कॉन्सेप्ट था, मैंने यही आपको समझा दिया। अगर हाउ कुड दे पे तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। हाउ कुड दे तो 100% गलत है, हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन वाला सेंटेंस ही नहीं है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ही नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान यह है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, during the meeting he discussed each of the suggestions and each of the suggestions। तो each ये सेंटेंस का एक तरह से सब्जेक्ट है, यानी सजेशंस में से हर एक की बात कर रहे हैं, और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, यानी फिर से सजेशन की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली हम यहां ईच के अकॉर्डिंग जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग जाएंगे?
ईच के अकॉर्डिंग जाएंगे। और ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी इंक्लूड किया कि हर बार आप आंख मूंद के ही या शी के चक्कर में मत पड़ो। अगर सजेशंस लिखा है तो हम ही या शी में क्यों जाएंगे, ऑब्वियसली हम इट में जाएंगे। और क्या क्या अब बताओ मुझे कि हाउ कुड इट होगा, हाउ कुड इट होगा, नहीं, कुड इट के पहले नहीं आएगा, ये भी गलत है। हाउ इट कुड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ इट कुड बी इंप्लीमेंटेड। क्या कैन होता तो सही होता, नहीं होता। क्यों नहीं सही होता, देखो ये सब टेंस की बातें हैं, बट एक एग्जांपल है तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। सेंटेंस की स्टार्टिंग जब पास्ट टेंस से हो जाए ना, जब एक सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हो जाए तो कंप्लीट सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। यहां डिस्कस्ड है, ये डिस्कस्ड यानी सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो आगे आप कैन नहीं लगा सकते, आपको कुड ही लगाना पड़ेगा। यही रीजन है कि हम नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय सारे हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज बुक्स हैज दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर ओपनिंग चैप्टर, इन देयर ओपनिंग चैप्टर। नाउ सी हियर, ईच ऑफ दीज बुक्स, ठीक है, दीज बुक्स, बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बुक्स की बात कर रहे हैं। हैज वर्ब सही है, बिल्कुल सही है। सेंटेंस के पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला वर्ड ईच सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सब सही है, सब कुछ सही है अभी तक। दिस टॉपिक मेंशन्ड इन देयर, बट ये देयर गलत है, देयर गलत है, देयर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे ईच ही डिसाइड करेगा कि यहाँ का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए। क्या यहाँ पे हम हिज लिखेंगे, नहीं, क्योंकि बॉयज या गर्ल्स नहीं है, तो हम हिज कैसे लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे। इसलिए मैंने वैसे ज्यादा एग्जांपल्स इंक्लूड किए जहां पे हिज और हर वाले कंफ्यूजन में तो आप समझ चुके हो ना, हिज और हर तभी होगा ऑब्वियसली जब पर्सन्स की बात हो रही हो। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे और इट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे, आई टी एस, आई टी एपोस्ट्रोफी एस मत लिखिएगा, इसका मतलब या तो इट इज होता है या तो इट हैज होता है, ये अलग है। और अगर आप अभी तक आपको ये नहीं पता तो प्रोनाउन का लेक्चर 1 देखिए, प्रोनाउन का लेक्चर 1 नहीं, शायद इसको मैंने केस में पढ़ाया था, नाउन के केसेस में आपको ये मिलेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पे देयर, अच्छा क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इसके बदले मैंने कुछ रिप्लेसमेंट दिए होंगे आपको, बट छोड़ो, ऑप्शंस की बात नहीं, हमें वैसे ही सही करना है। ईच ऑफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ईच प्रोनाउन है, लिखा जा सकता है। यही देखो, एक एक पार्ट में आपको सही करना सिखा रहा हूं, एक एक सेंटेंस को शुरू करिए, बस एक एक चीज चेक करते चले जाएंगे। ईच ऑफ सही है, बिल्कुल सही है, प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्यों एवरी ऑफ गलत होता, हाँ गलत होता है, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट नहीं है, एवरी प्रोनाउन नहीं है, इसलिए गलत होता। सो ईच ऑफ, अब ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, स्टूडेंट्स है, ठीक है भाई, लेकिन इसके बाद का वर्ब कौन डिसाइड करेगा, ईच, तो पे गलत है, सिंगुलर वर्ब में एस एस लगता है तो पेज होगा। नेक्स्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन डिसाइड करेगा, ईच, क्या होगा, हिज या हर, सिंगुलर होना चाहिए, स्टूडेंट कॉमन जेंडर, तो यहां क्या लगाएंगे, हिज, सही हो गया भाई। सो ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पेज हिज ट्यूशन फीस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव, दैट वी हैव हियर ऑन द बोर्ड, स्पेस नहीं था, मैंने छोटे में लिखा, बट आई होप आपको दिख रहा होगा, द ओनली वन हु कैन डिसाइड वंस डेस्टिनी इज गॉड। नो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया बताने के लिए कि मैं आपको कुछ एक और बात मैं आपको सिखा पाऊं, बता पाऊं, ध्यान से देखिएगा। वन जो वर्ड है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि वन जो है वो ही या शी का कोई भी फॉर्म नहीं लेगा, वन के पास खुद के फॉर्म्स है, तो ही या शी का क्यों लेगा, है ना। वन है तो ऑब्जेक्ट वन, पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वनसेल्फ, क्लियर, वन के फॉर्म से ही चलेंगे। बट देयर इज अ वर्ड वंस, ये वंस होता है, बट इस वंस का मतलब क्या होता है बेटा, ये वन का प्लूरल है, यानी कि ये वन सिंगुलर है और ये वन प्लूरल है। यार वन कैसे प्लूरल हो सकता है, दिमाग में तो आ रहा होगा कि वन कैसे प्लूरल हो सकता है, वन तो कैसे प्लूरल हो जाएगा, वन मतलब एक होता है सर, ज्यादा एक का क्या मतलब है। देखो, जब केस वाला वो टेबल मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है, समझिएगा बात को। वन वर्ड फिर से बता देता हूं, जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब एक होता है, बट वन वर्ड जब प्रोनाउन होता है तो उसका मतलब हर कोई होता है, उसका मतलब हर कोई होता है, एक तरह से उसका सेंस ईच के सेंस में आता है ना, मतलब हर कोई, जैसे वन वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो किसी एक आदमी की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस सेंस में इसका प्लूरल वंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ones who do not respect their parents are
द सिनर्स, यानी वो पापी हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वंस हु डू नॉट रिस्पेक्ट, यानी वो लोग। तो एक तरह से वंस का जो मतलब होता है ना, वो पर्सन्स के सेंस में आप ले सकते हो, पर्सन्स। ठीक है, तो वंस का जो मतलब है वो पर्सन्स के सेंस में ले सकते हैं। बट क्या हमें, तो देखो ये भी, इसको भी वंस पढ़ेंगे और इसको भी वंस पढ़ेंगे, बट ये वाला वंस क्या है, ये वन का प्लूरल है। बट ये वाला वंस क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि इसके जस्ट बाद में क्या होना चाहिए बेटा, एक नाउन होना चाहिए। इसके जस्ट बाद में क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे डेस्टिनी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनी, ये नाउन है। डेस्टिनी के पहले हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए ये वंस नहीं है, ये वाला वंस। ठीक है, ये वाला वंस गलत है, ये वाला वंस सही होगा। क्लियर है कि नहीं, बोलिए, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, समझिएगा बात को। मैंने कही तो ये बात पढ़ी है, इसलिए मैं यही बता देता हूं कि दिस वन या दैट वन लिखना तो सही है। हम बोलते हैं ना कि दिस वन इज माइन, है ना, कि जैसे मुझे यही बताना है कि ये मार्कर कहीं रखा हुआ है और सब लोग अपना अपना मार्कर ले रहे हैं, तो मैंने कहा नो, दिस वन इज माइन, यानी दिस वन इज माइन। यहाँ वन जो है मार्कर के बदले में आया, और वन प्रोनाउन है, प्रोनाउन का काम है मार्कर के बदले में नहीं किसी नाउन के बदले में आना। तो यहाँ पे दिस वन दैट वन तो बोल सकते हैं, बट दीज, दिस का प्लूरल दीज, तो वन का प्लूरल वंस, दैट का प्लूरल दोज, तो वन का प्लूरल वंस, ये गलत है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोला जाता है। रीजन की बात छोड़ दीजिए, बस याद कर लीजिए कि दिस वन दैट वन तो करेक्ट है, बट दीज वंस और दैट वंस गलत है। तो क्या होगा, बस वंस हटा देंगे, दीज अपने आप में सफिशियंट है। दीज जो है वो अपने आप में ही सफिशियंट है। या दिस भी अपने आप में सफिशियंट नहीं था क्या, सोचो, मैंने कहा दिस वन इज माइन, या मैं कहूं दिस इज माइन, दोनों ही बात तो सेम है। दिस इज माइन या दिस वन इज माइन, दोनों ही बातें सेम है। ठीक उसी तरह से तीज वंस बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीज और दो से ही काम चल जाता है। तो जब ये सिंगुलर रहेगा तो अब दिस वन या दैट वन बोलेंगे, बट जब ये प्लूरल हो जाएगा तो अब दीज वंस या दोज वंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ तीज और दोज बोलेंगे, वंस हटा लेंगे वहां से। ये वहां की एक बात हो गई। इज इट क्लियर गाइस, क्लियर है? So if you like this session, then drop likes, share with your friends and hit subscribe and press the bell button as well, so that you can always get notification whenever we upload a video. And stay healthy and happy, keep studying guys. The examinations are almost, we can say that, around the corner. So 3-4 months are not a big time, are not you can say a big span of time. पता भी नहीं चलता, अगर आप पढ़ाई करने लगोगे तो 3-4 महीने कब बीत जाते हैं। फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक एसएससी सीजीएल 3-4 महीने कुछ नहीं होते, आपको लगातार पढ़ाई करती रहनी है, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाई करनी है ना। मतलब कि धीरे धीरे कहने का ये मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझना है, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अभी फॉर्म नहीं फिल किए हों, उनके लिए तो भाई बेस्ट चांस है, आप बहुत ही ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो। पढ़ाऊंगा मैं पूरा, ये श्योर है, ये तय है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि समय की थोड़ी सी स्कार्सिटी रहती है मेरे पास, इसलिए मैं डेली तो वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। और स्किप तो मुझे बिल्कुल करना आता ही नहीं है, स्किप मुझसे होगा ही नहीं। जो भी करूँगा पूरा करूँगा, कंप्लीट करूँगा। इस टॉपिक से अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आप लगा सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।